हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हमने क्वांटम मैकेनिक्स का जो अपडेटेड सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लिया है। और आज जो अगला जो सब्जेक्ट हम पिक कर रहे हैं वो है मैथमेटिकल फिजिक्स। और मैथमेटिकल फिजिक्स में भी आज हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फूरियर सीरीज, जो नया ऐड हुआ है सिलेबस में। तो इस टॉपिक को आज हम समझेंगे, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो ये टॉपिक है इसमें से अगर आप क्वेश्चन देखेंगे आरपीएससी के या गेट लेवल के भी, तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा और बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, आराम से आप कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट ये है, मैथमेटिक्स का एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि किसी भी फंक्शन को, कोई भी फंक्शन है उसको हम कुछ ऑर्थोगोनल फंक्शंस के टर्म्स में एक्सपेंड कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन हमें दे दिया, उस फंक्शन को हम मैथमेटिक्स में किन्हीं ऑर्थोगोनल फंक्शन के टर्म्स में उसको एक्सपेंड किया जा सकता है। तो कंसेप्ट क्या है, एनी फंक्शन फंक्शन को मैं एफ एक्स से लिखता हूँ, एनी फंक्शन कैन बी एक्सपेंडेड इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शंस। तो इसके लिए अगर आप एग्जांपल देखें, तो अगर आपको याद हो, आपने स्पेशल फंक्शन में लीजेंड्रे पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई फंक्शन लिखते हैं और ये बोलते हैं कि इस फंक्शन को आप लीजेंड्रे पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में एक्सपेंड कीजिए। तो कुछ इस टाइप से आपने कई बार एक्सपेंड किया होगा, जैसे P0 प्लस 2P1 प्लस P2 और समथिंग ऐसे करके आपने उसको एक्सपेंड भी किया होगा। ये जो Pnx होता है, ये होता है लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। तो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के टर्म्स में एक्सपेंड किया था। ऐसा क्यों कर पाते हैं हम, क्योंकि जो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल्स है ये ऑर्थोगोनल फंक्शंस होते हैं, इसलिए हमने इसको इसके टर्म्स में एक्सपेंड किया है। और एग्जांपल देखें, दूसरा एग्जांपल क्वांटम मैकेनिक्स में आपने देखा होगा, सेंट्रल पोटेंशियल में जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करते हैं सेंट्रल पोटेंशियल में, तो वहाँ पे जो वेव फंक्शन आपका आता है उसको आप एक्सपेंड करते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स के टर्म्स में। यानी कि जो वेव फंक्शन वहाँ पे आता है उसको आप एक्सपेंड करते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स के टर्म्स में। ये याद होगा आपको, YLM थीटा फाई, ऐसे आप एक्सपेंड करते हैं इसको। तो इसके टर्म्स में क्यों लिख पाए आप, क्योंकि ये जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स है ये भी क्या है, ऑर्थोगोनल फंक्शंस हैं। और एक तीसरा बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल अगर आप देखें जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा ये, वो है 3D में अगर आपको कोई भी वेक्टर फंक्शन लिखना है तो आप उसको कैसे लिखते हैं, I, J और K, ये 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, इनके टर्म्स में आप लिखते हैं। जैसे आपको वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो Vx I कैप प्लस Vy J कैप प्लस Vz K कैप, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो ऐसे क्यों लिख पाए हम, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये सारे ऑर्थोगोनल्स हैं। तो ये ऑर्थोगोनल होने के कारण ही हम इनके टर्म्स में इस वेलोसिटी वेक्टर को एक्सपेंड कर पाए। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है हमारा पूरा फूरियर सीरीज। तो फूरियर सीरीज में हमारे पास क्या होता है, फूरियर सीरीज में हमारे पास एक फंक्शन होगा जो कि होगा पीरियोडिक। इस पीरियोडिक फंक्शन को हम क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल और पीरियोडिक फंक्शंस, कौन से फंक्शंस में, एक तो होने चाहिए वो ऑर्थोगोनल और दूसरे होंगे वो पीरियोडिक भी, ऐसे फंक्शन के टर्म्स में एक्सपेंड कर देंगे। चाहे जो भी फंक्शन होगा, आपको जैसा भी फंक्शन होगा, चाहे वो ट्रायंगुलर वेव फंक्शन होगा, स्क्वायर वेव्स होंगी, ऐसे किसी भी फंक्शन को हम ऑर्थोगोनल और पीरियोडिक फंक्शन में तोड़ देंगे। तो वो कौन से फंक्शन चूज करेंगे हम, वो करेंगे साइन एंड कोसाइंस वाले। साइन एंड कोसाइन आपको पता होगा ऑर्थोगोनल भी होते हैं और पीरियोडिक भी होते हैं। तो फूरियर सीरीज में हम क्या करते हैं, फूरियर सीरीज में हम किसी भी फंक्शन को, किसी भी टाइप की वेव शेप है उसको एक्सपेंड करते हैं पीरियोडिक एंड ऑर्थोगोनल फंक्शंस में, जो कि होंगे हमारे साइन एंड कोसाइंस में। तो एक बेसिक बात जो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को फूरियर सीरीज में हम साइन एंड कोसाइंस के टर्म्स में लिख सकते हैं। यही है हमारी पीरियोडिक फूरियर सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिस पे हम सारे जो फॉर्मूलाज हैं और न्यूमेरिकल्स इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। तो ये एक बार आप करें नोट। तो चलिए अब हम कुछ इंटीग्रेशन फार्मूलाज हैं जो ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन वगैरह ये इसको फॉलो करते हैं, साइन फंक्शन और कोस फंक्शंस, उसको देखते हैं थोड़ा सा। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई साइन फंक्शन है या कोई कोस फंक्शन है, तो आपको पता होगा साइन फंक्शन को हम कुछ ऐसे बना सकते हैं।
तो ये 0 पाई 2 पाई रेंज। तो इस टाइप से अगर यहाँ से लें आप पीछे से भी तो ये माइनस पाई। तो साइन और कोसाइन फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। अगर देखेंगे आप इस रेंज के बाद फिर से 2 पाई के बाद खुद को रिपीट करेंगे, यहाँ से भी इस साइड में भी रिपीट, तो ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं साइन और कोसाइन फंक्शंस। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, ये ऑर्थोगोनल फंक्शन है। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, देखिए ये एक प्रॉपर्टी है साइन और कोसाइंस की, साइन फंक्शन इंटू कोसाइन फंक्शन। यहाँ पे है n, यहाँ पे है m, एन एम की चाहे कोई भी वैल्यू हो, अगर ये वाली प्रॉपर्टी है, ये वाला इंटीग्रेशन है, इधर साइन है इधर कोसाइन है और लिमिट जो है वो a से b है। a से b लिमिट का मतलब क्या है, इस टाइप से होनी चाहिए लिमिट की, अगर b माइनस a करें तो आपको l मिले, और l क्या है, l है इस फंक्शन की पीरियोडिसिटी, जो कि जैसे आप देखोगे साइन और कोसाइन की होती है 2 पाई, उसको हम एक बार जनरली l यूज़ कर रहे हैं, उस 2 पाई यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस में देखेंगे क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो l का मतलब पीरियोडिसिटी है हमारे साइन और कोसाइन फंक्शंस की, या जो भी फंक्शंस है उनको हम जनरली l लिखेंगे, एल लिखेंगे। तो एल है पीरियोडिसिटी, और जो इंटीग्रेशंस की जो अपर और लोअर लिमिट्स है उसका जो डिफरेंस है वो होना चाहिए एल। ऐसी लिमिट यहाँ पे रखनी है, तो ऐसी लिमिट जब रखेंगे और ये इंटीग्रेशन करेंगे, इधर साइन इधर कोस, तो ये वैल्यू आएगी 0। इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। तो एक तो ये होगी। उसके बाद दो साइन फंक्शंस, दो अलग अलग साइन फंक्शन, अलग अलग मतलब यहाँ पे m और n अलग होने चाहिए, यहाँ पे n, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो अलग होगी, यहाँ पे वैल्यू अलग होगी। तो ये दो अलग अलग साइन फंक्शंस हैं, और ये अगर सेम लिमिट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 आएगा। ये भी है ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे कोस लिखेंगे, यहाँ पे भी कोस लिखेंगे, यहाँ पे n और m अलग अलग होंगे तो भी 0 आएगा, सेम कंडीशन। ये होगी आपकी कुछ ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। अब हम बात करते हैं कुछ और कंडीशंस की, जैसे अगर आपको साइन स्क्वायर यूज़ कर दिया आपने यहाँ पे, साइन स्क्वायर 2n पाई x ओवर l, इसका इंटीग्रेशन करना है सेम a से b लिमिट में। तो स्क्वायर वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा इंटीग्रेशन का वो आएगा l/2, l आपको पता ही है वहाँ से क्या है। और सिमिलरली कोस स्क्वायर वाले का भी आंसर आएगा l/2। तो ये कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आप याद रख सकते हैं, तो ये आप स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नोट कीजिए। तो चलिए अब हम आते हैं कि फूरियर सीरीज़ को हम कैसे किसी फंक्शन को फूरियर सीरीज़ में एक्सपेंड करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है, एक है फंक्शन f(x) और ये पीरियोडिक है इस a से b वाली रेंज में, कि मान लीजिए -π से π तक कोई फंक्शन है, वो पीरियोडिक है, इस रेंज के बाद लगातार पीरियोडिक बना रहेगा। तो एक रेंज में आपको फंक्शन दिया होगा और वो फंक्शन होगा पीरियोडिक, और अब इस फंक्शन को आपको एक्सपेंड करना है फूरियर सीरीज़ में, यानी कि साइन और कोसाइंस के टर्म्स में। तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड एक सीरीज निकलेगी वो फॉर्मूला अब आपको जो ध्यान रखना है वो है ये वाला फंक्शन, उसको हम ऐसे एक्सपेंड कर पाएंगे, a0/2, ये एक सिंगल कांस्टेंट टर्म प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी तक, फिर एक an का टर्म और cos 2n पाई x ओवर l का टर्म, और उसके बाद एक bn का टर्म और उसके साथ cos का टर्म, एक मिनट यहाँ पे cos नहीं, यहाँ पे आएगा साइन, bn के साथ आएगा साइन। तो यहाँ पे साइन और कोसाइंस का टर्म है, an के साथ आएगा कोस का टर्म और bn के साथ आएगा साइन का टर्म। तो इस टाइप से आप किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हो। अब उसके बाद बात है an, bn, e0, ये क्या होंगे, तो ये फूरियर कोफिशिएंट है। इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज हम देखते हैं, डेराइव किए जा सकते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ इनको याद रखें। ये जो a0/2 ये पूरा टर्म है, इसको बोलते हैं डीसी टर्म, और इस डीसी टर्म a0/2 इस पूरे की वैल्यू लिख रहे हैं हम, ना कि a0 की, a0/2 की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, बताऊंगा आगे क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, डायरेक्टली a0 को क्यों नहीं लिख रहे हैं उसकी बात करेंगे। एक बार ये ध्यान रखें, a0/2 डीसी टर्म की वैल्यू आएगी 1/l a से b तक इंटीग्रेशन fx dx, डायरेक्ट fx और उसका इंटीग्रेशन a से b, ये आपकी लिमिट है। और ध्यान रखेंगे l क्या है, b माइनस a, पीरियोडिसिटी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने आप वो वैल्यूज यूज हो जाएंगे, वो क्वेश्चन में हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद an कैसे लिखेंगे, an क्या है, n कहाँ से कहाँ तक, n 1 2 3 ऐसे जाएगा, यहाँ पे भी 1 2 3 ऐसे चलेगा, यहाँ पे ये है ही। तो an का इंटीग्रेशन 2/l, ध्यान रखना यहाँ पे 1/l आया था, यहाँ पे 2/l, यहाँ पे भी 2/l, इंटीग्रेशन a से b fx। और यहाँ पे देखिए जो an के साथ था कोस के टर्म आ रहे थे, तो an की कैलकुलेशन में इंटीग्रेशन में भी कोस के टर्म्स आएंगे, कोस वाले आएंगे cos 2n पाई x ओवर l। bn में देखोगे तो साइन वाले टर्म आते हैं, यहाँ पे भी साइन वाले, इंटीग्रेशन में भी साइन वाले। तो bn की जब कैलकुलेशन करोगे तो fx sin 2n पाई x ओवर l। तो ये फॉर्मूला जब आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं बात करूँ, अगर आपको पूछ लिया जाए डीसी टर्म ना पूछ के आपको पूछ जाए a0 कैलकुलेट करें, तो a0 आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, अगर यहाँ से देखें a0 कैसे निकालोगे आप, तो ये 2 है, उसको वहाँ पे ले जाइए आप, तो 2/l और a से b
और एफ एक्स डी एक्स। तो ऐसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर ये डायरेक्टली अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हो तो कई बार क्या होता है एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या करता है, यहाँ पे सीरीज में इसको a0/2 ना मान के इस डीसी टर्म को a0 ही मान लेता है। तो फिर अगर हम ये यूज़ करेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अब पूरा ये डीसी टर्म a0 है और डीसी टर्म की वैल्यू ये होती है। तो फिर हमें a0 ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये a0 हो जाएगा ना कि a0/2। अगर ये ऐसे है डीसी टर्म इस टाइप से डिफाइंड a0 के टर्म्स में, तब तो डीसी टर्म की वैल्यू ये है ही डायरेक्ट डीसी टर्म की जो वैल्यू होती है। तो अगर a0/2 की फॉर्म में डिफाइन है तो फिर ये a0/2 की वैल्यू है डीसी टर्म की। तो आपको डीसी टर्म की याद रखनी, उसके बाद a0 आप निकाल लोगे जैसे भी डिफाइन उसको कर रखा है। तो अगर a0/2 की ये है तो a0 ऐसे निकाल सकते हो आप। तो कई बार ये क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है, इसलिए आप डायरेक्टली ये ध्यान रखें। वो ऑप्शन से आप देख पाएंगे जो दोनों वैल्यू निकाल लें अलग अलग, एक बार a0 यहाँ से निकाल लें a0 मान के इसको पूरा डीसी टर्म को, एक बार a0/2 मान के a0 की वैल्यू निकाल लें। फिर जो दो आंसर्स आएंगे उनमें देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा मौजूद है, जो मौजूद होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप एक बार फॉर्मूलाज नोट करें। तो चलिए अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं, एक नोट हम देखते हैं यहाँ पे। हम मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे रखा है इस रेंज में, कोई फंक्शन दे दिया -π से π वाली रेंज में पीरियोडिक है। अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ से स्पेशल पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अब ये फंक्शन या अगर हो ओड या हो इवन, तो इन दो केसेस में क्या होगा। अगर आपका फंक्शन ओड है तो अगर ओड है तो आपको पता है अगर आप an लिखेंगे इसके लिए जो कोफिशिएंट है फूरियर सीरीज का an कोफिशिएंट, उसका फॉर्मूला ये होता है फंक्शन है ओड कोस होता है इवन, कोस आपका इवन है तो इवन इंटू ओड, ओवरऑल जो आपका फंक्शन आया वो आया ओड। तो ये टोटल जो फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर ये ओड हो गया। और -π से π लिमिट में आपको पता है अगर ओड फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वैल्यू आती है 0, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। यानी कि यहाँ से क्या आपको पता चला, अगर फंक्शन आपका ओड है इस लिमिट में -π से π में, तो an वाले जो कोफिशिएंट है वो ऑलवेज 0 आएगा, आपको सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर इवन हुआ फंक्शन इवन हुआ तो ये इवन हो गया। और यहाँ से साइन देखेंगे तो ये साइन हो जाएगा ओड, bn की मैं बात कर रहा हूँ, इवन ओड, तो ओवरऑल फंक्शन हो गया ओड। कौन सा, bn वाले इंटीग्रेशन का फंक्शन ओड हो गया। और इस लिमिट में अगर ओड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन आएगा 0, ओड फंक्शन का इस लिमिट में इंटीग्रेशन आता है 0। तो इस बार कौन सा 0 हुआ, bn। तो अगर ओड था फंक्शन आपका तब तो आपका an 0 हो रहा है, फंक्शन की बात कर रहा हूँ। जो फंक्शन ओड है, जब ये वाला जो फंक्शन आपको क्वेश्चन में दे रखा है ओड है तो an वाले सारे 0 और इवन है तो bn वाले सारे 0। तो इसको एक याद ऐसे रख सकते हो आप, मान लीजिए ओड लिखा हुआ है, फंक्शन ओड है तो ओड में ये आप ओ को ऐसे मान लीजिए 0 है, ये क्या है 0। तो ओड में 0 होगा कौन, a, ओड में 0 होगा कौन a, इसको ऐसे बना लीजिए, ओ को ए में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ओड में ओ यानी 0 होगा तो उसको ऐसे करेंगे कौन होगा a, तो a वाले टर्म 0 किस में होंगे, ओड में। तो ऐसे याद रखा जा सकता है, एक सिंपल सी ट्रिक है याद रखने की, क्योंकि इसको फिर आप बार बार कैलकुलेट करके देखोगे तो टाइम लगेगा। तो ओड में 0 होगा a वाले टर्म्स, तो इवन में फिर b वाले हो जाएंगे। तो ये आप नोट करें। तो चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, और कैलकुलेटिवली थोड़े से कई बार लेंथी हो सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो भी आप कम से कम टाइम में विदिन 30-40 सेकेंड्स कर पाएंगे। तो जब ये पहला क्वेश्चन जो है वो है फंक्शन आपका x है, -π से π रेंज में आपको ये जो कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो यही क्वेश्चन आता है, ये कोफिशिएंट्स आपको कैलकुलेट करने के लिए दिए जाएंगे, इतना सा क्वेश्चन होगा। तो बस करना क्या है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, देखिए a वाले याद करने तो a0 का। अब a0 आपको बोला था मैं, आपको जब तक कुछ ना बोला जाए तो आप एक बार ये मान के सोल्व करेंगे, डीसी टर्म आपका a0/2 है, तो फिर a0 जो आपका आता है उस डीसी टर्म ये होता है ना a0/2 1/l और फंक्शन जो भी है आपका उसका इंटीग्रेशन। तो फिर आप बोलते हो ये वाला 2 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 2/l। तो इस टाइप से हमें मान के सोल्व करना है। तो हमारा जो a0 आएगा वो आएगा 2/l फंक्शन dx फ्रॉम लिमिट a to b। अब a to b क्या है, जो हमें लिमिट दे रखी है -π से π, ये पुट कर दिया हमने। तो a0 2/l और -π से π, फंक्शन हमारा है x dx। अगर आप याद करें हमारे स्पेशल नोट को, तो उसमें हमने कहा था कि सबसे पहले आप फंक्शन को देख लें, ओड फंक्शन है इवन फंक्शन है, ये हमने देख लिया। फंक्शन f(x) = x है, आपको चेक करना आता है ये फंक्शन को। अगर f - x = fx आए तो ये है इवन फंक्शन,
और f में माइनस एक्स रखने पर वो माइनस एफ एक्स दे रहा है, तो ये है ओड फंक्शन। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये ओड फंक्शन है, ये वाला रिजल्ट ये देगा, तो ये ओड फंक्शन है। तो ओड फंक्शन के लिए हमने कहा था ओड के लिए ए जो वाले ए वाले टर्म्स है वो जीरो आएंगे। तो यहाँ पे देख भी रहे हो, यहाँ से ये ओड फंक्शन माइनस ए पाई से पाई तक जीरो। तो इसी प्रकार जो भी आप ए एन मतलब एन की वैल्यूज अलग अलग रखेंगे, A1 A2 A3 जितने भी ये सारे कैलकुलेट करोगे आप an तक, ये सारे जीरो ही आएंगे ओड फंक्शन के कारण। तो हमें जो कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से वो bn करना पड़ेगा। तो bn की वैल्यू आएगी यहाँ से 2/l और माइनस पाई से पाई इंटीग्रेशन हो जाएगा। फंक्शन हमारा है x है, साइन 2n पाई x ओवर l, यही तो होता है फॉर्मूला। तो बस यहाँ पे l की वैल्यू क्या है हमारी, l हमने कहा था l होता है हमारा b माइनस ए, तो b क्या है अपर लिमिट पाई और माइनस लोअर लिमिट माइनस पाई, तो ये हो गया 2 पाई। तो l की वैल्यू पुट करें यहाँ पे 2/l माइनस पाई से पाई x साइन, यहाँ पे जब 2 पाई रखेंगे तो ये 2 पाई कैंसिल होगा, साइन nx बचेगा और dx। तो ये आया। तो यहाँ से अगर आप देखें अब ये फंक्शन है, ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन है क्योंकि ये भी ओड ये भी ओड, तो ओवरऑल हो गया ये ओड इंटू ओड इवन। तो इवन फंक्शन माइनस पाई से पाई है, तो इसकी ये प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए 2/l इंटू में 2 0 से पाई और x साइन nx और dx। तो यहाँ से आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपकी bn की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। फिर जो भी है आप n को 1 करोगे तो वहाँ से b1 मिल जाएगा, b2 अलग अलग जनरल निकालें, उसके बाद अलग अलग तो आपको मिल ही जाएंगी वैल्यूज़। तो इसको आप सोल्व करेंगे और कमेंट करेंगे आंसर में कि इसका bn की वैल्यू क्या आती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फंक्शन दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर और लिमिट जो रेंज है वो वही माइनस पाई से पाई तक रहेगी हमारी। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी रेंज में पूछे जाते हैं। तो आपको इस बार सिर्फ ए नोट निकालना। तो एग्जाम में देखेंगे ज़्यादा इतना कैलकुलेटिव नहीं पूछा जाता है, कभी कभार क्वेश्चन बहुत ही रेयर आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली ए नोट ही आपको पूछा जाता है। तो ए नोट अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर आपका है इवन। तो जब इवन होते हैं तो बी वाले टर्म्स जीरो आते हैं, लेकिन हमें तो ए नोट निकालना है, तो ए नोट जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए नोट की वैल्यू आप याद कीजिए क्या रखेंगे। आपको अगर मान लीजिए कुछ ना दे रखा हो तो आप यही मान के पहले सोल्व करें कि डी सी टर्म आपका ए नोट बाई 2 है, इसकी वैल्यू 1/l और फंक्शन और जो इंटीग्रेशन था वो आपको याद होगा। तो यहाँ से ए नोट निकालना है तो ये 2 इस साइड चला जाएगा तो 2/l, तो 2/l और माइनस पाई से पाई रेंज में फंक्शन एक्स स्क्वायर और dx बस 2/l की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस पाई और पाई, यानी कि 2 पाई पीरियोडिसिटी है इसकी, l कैसे निकालते हैं b माइनस ए से, तो ये आ गया 2 पाई। और अगर आप देखेंगे तो ये इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन के लिए इस रेंज में प्रॉपर्टी होती है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट 0 से पाई कर दो और एक्स स्क्वायर dx, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 2/पाई और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x³/3 लिमिट 0 से पाई, ये लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई और पाई क्यूब, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर ओवर 3, ये आ जाएगी a0 की वैल्यू। तो इसको करें नोट। तो अब एक क्वेश्चन जो आपको करना है खुद प्रैक्टिस के लिए वो कुछ इस टाइप से है कि आपके लिए जो फंक्शन है वो है मोड x और रेंज है माइनस पाई से पाई और आपको निकालना है ए नोट और b1, ये दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। b1 है तो आप bn भी निकाल सकते हो, लेकिन n की वैल्यू 1 पुट करके उस फॉर्मूला में b1 भी निकाल सकते हो। तो आप b1 कैलकुलेट करेंगे और इसका जो आंसर है आप बताएंगे जरूर कमेंट सेक्शन में। तो ये क्वेश्चन आप नोट करें, इसको करेंगे आप सोल्व। चलिए अब देखते हैं थोड़े और क्वेश्चंस। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। कैलकुलेटिव होते हैं क्वेश्चन, अगर ज़्यादा टफ पूछेंगे तो। अगर ये क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से कर लिए तो मान लीजिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में हो जाएगा सोल्व। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से, फंक्शन आपका डायरेक्टली दे रखा है आपको कोस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में और आपको पूछ लिया ए नोट बताओ, चलो आपको पूछ लिया फूरियर कोफिशिएंट्स जो भी हैं इसके वो सारे बताओ। तो अगर आप देखो कि यहाँ पे कोस के टर्म्स में ही लिख दिया इसको, और हमारा जो टारगेट होता है फूरियर सीरीज को वो कोसाइन और साइन के टर्म्स में एक्सपेंड करना, तो इसको तो हम डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको अगर सोल्व करें, इसको सॉल्यूशन करें तो इसको देखिए कोस स्क्वायर एक्स प्रॉपर्टी अगर आप याद करो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + कोस 2x / 2। ये ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, डायरेक्ट पता होगा आपको। तो अगर इसको मैं देखूँ ऐसे लिख देता हूँ 1/2 + 1/2 कोस 2x। अब अगर आपको याद हो तो हमने कुछ ऐसी तो सीरीज़ हमने लिखी थी फूरियर सीरीज़ में
ए नोट बाय 2 प्लस लिमिट ये समेशन ए एन कोस 2 एन पाई एक्स ओवर एल प्लस बी एन साइन 2 एन पाई एक्स ओवर एल, ये तो लिखा था। तो यहाँ से अगर आप चेक करें इस फॉर्म से इसको मैच करें तो कोस के साथ जो टर्म आते हैं वो होते हैं ए एन के, ये कोस है सीरीज, ये डायरेक्टली सीरीज लिख दी हमने एफ एक्स की, ऐसे ऐसे ये वाली सीरीज लिख दी, बस इसको मैच करना है जनरल रिजल्ट के साथ। तो ये कोस के साथ जो टर्म आते हैं वो ए एन के, तो एन की अगर यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर आपका मान लीजिए एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका आएगा, मान लीजिए आपका एल जो है वो 2 पाई है, जैसे यहाँ पे पीरियड्स होता है वो -π से π तक होता है फंक्शन का कोस और साइन का। तो अगर यहाँ पे देखेंगे एल बराबर 2 पाई है तो ये सीरीज कुछ ऐसी बनेगी जनरल सीरीज की फॉर्म, ए नोट बाई 2 प्लस ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, साइन एन एक्स। तो ये आ गई। अगर यहाँ पे देखेंगे एन कॉमन रखेंगे तो कोस एक्स आएगा अंदर और बाहर आएगा a1, फिर समेशन करेंगे तो दूसरा टर्म आएगा a2 कोस 2x, यानी कि यहाँ पे जो x के साथ जो है अगर 2 है तो बाहर a2 आएगा, को x के साथ 1 है तो बाहर a1 आएगा, ऐसे ही 3 है तो a3 की वैल्यू आ जाएगी सिमिलरली b के साथ, और बाहर जो कांस्टेंट है जिसके साथ ना तो साइन है ना तो कोस है वो है आपका a0। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डी सी टर्म जो आपका है वो है 1/2, डी सी टर्म की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली आपको मिल गई 1/2। अगर डी सी टर्म आपका a0/2 से डिफाइन कर रहे हो आप तो a0 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, इसको अगर मैच करें के साथ तो a0 की 1 हो जाएगी, और डी सी टर्म को डायरेक्टली a0 बोल रहा है क्वेश्चन में तो डायरेक्टली a0 तो फिर पूरा ये 1/2 हो ही जाएगा, a0 ही डी सी टर्म है। अब यहाँ से देखेंगे a1 क्या होगा, तो a1 कौन होगा, a1 जो कोस x के साथ आएगा, यहाँ पे तो कोस 2x का टर्म है, कोस x का तो टर्म ही नहीं है, इसका मतलब a1 0, फिर a3 का भी टर्म नहीं है तो 0, ऐसे करके सारे 0, सिर्फ a2 मिलेगा आपको क्योंकि यहाँ पे कोस 2x है तो ये a2 की वैल्यू है, a2 मिलेगा आपको 1/2। तो ओनली 2 ही यहाँ पे कोफिशिएंट मिलेंगे, a0 और a2, तो इसको कीजिए नोट। एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स ना होके साइन स्क्वायर एक्स होता तो क्या, ये फंक्शन ऐसे दे दिया जाता आपको साइन स्क्वायर एक्स, तो बस सिंपली फिर वही एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x/2, प्रॉपर्टी याद होगी आपको साइन स्क्वायर एक्स के कोस 2x के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको देखोगे आप तो 1/2 माइनस 1/2 1/2 और कोस 2x, ये हो गया आपका डी सी टर्म, यानी कि a0 की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। अगर ये पूरा ही डी सी टर्म है, अगर इसको a0/2 की टर्म्स में लिखें डी सी टर्म को, ये डी सी टर्म आपका ऐसे दे रखा है तो a0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो आप टिक कर सकते हो। और यहाँ से देखें अगर आपको ये कोस 2x है यानी कि n इक्वल टू 2 के लिए लिखा गया है, n इक्वल टू 2 के लिए आपका a2 मिलेगा और इसकी वैल्यू -1/2, इस बार यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसको आप करें नोट। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको पूछे जाएंगे। अब कई बार क्या होता है फूरियर सीरीज में आपको कुछ सीरीज दी जाएगी और उसकी वैल्यू पूछी जाएगी, कुछ सीरीज की स्टैंडर्ड वैल्यू अब हम याद कर लेते हैं, डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं स्टैंडर्ड सीरीज हम देखते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सीरीज। फर्स्ट जो है हमारे लिए वो है 1/1 की स्क्वायर, चलो इसको ऐसे लिखते हैं 1/n की स्क्वायर और इसका समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक। तो ये एक सीरीज बनेगी कैसी, 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर और 1/4 का स्क्वायर, ऐसी चलती जाएगी ये इन्फिनिटी टाइम्स। तो इस जो सीरीज की जो वैल्यू आएगी वो आपको याद रखनी है, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे एग्जाम में, थोड़ा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। तो ये होगा आपकी π²/6। सेकंड जो आपको याद रखनी है, अगर इसमें सिर्फ इवन वाले टर्म्स चूज करें, यानी इवन नहीं ओड वाले, अगर सिर्फ पहले ओड वाले देखें तो 1/1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, 1/7 का स्क्वायर एंड सो ऑन, तो वो वैल्यू आती है आपकी π²/8। ये π²/6, ये π²/8, ये 2 याद रखो आप, उसके बाद जो भी दें आप निकाल सकते हैं। ये अगर 2 याद हैं आपको तो तीसरी देखिए, अगर आपको इवन वाली पूछ ले तो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे निकाल सकते हो 1/2 की स्क्वायर, 1/4 की स्क्वायर, 1/6 की स्क्वायर। तो इसको कैसे निकालेंगे आप, एक काम कीजिए, ये वाली जो सीरीज है इसमें से ये ओड वाली घटा दीजिए, अगर ये घटाएंगे तो 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर, वो सारे टर्म्स ओड वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ इवन वाले टर्म्स बचेंगे और इवन वाली वैल्यू आपको चाहिए, तो इसमें से घटाएंगे अगर आप π²/6 में से ये वाला π²/8, तो ये आएगा π²/24। तो अगर ये 2 याद है तो ये डिफरेंट जो भी सीरीज बनेगी वो सारे आप निकाल सकते हो, तो ये आप
याद रखें, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स नोट करें। अब एक आखिरी चीज़ है, कंसेप्चुअल चीज़ जो है, पार्सेवल रिलेशन होता है इसमें वो, और हम लिख लेते हैं, वो डायरेक्टली कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए वो लिखते हैं, ये है पार्सेवल रिलेशन। ये क्या होता है, आपका जो फंक्शन जो दिया हुआ है, वो जो एक्सटेंडेड फंक्शन दिया हुआ है जिसको एक्सपेंड करना है साइन कोसाइन में, वो फंक्शन, और जो आपकी साइन कोसाइन में जो टर्म्स आए हैं, जो कोफिशिएंट्स आए हैं, जो फूरियर कोफिशिएंट्स आए हैं, उनके बीच का एक रिलेशन है ये। तो ये कुछ इस टाइप से होता है, इंटीग्रेशन 1/L बाहर होगा, फिर इंटीग्रेशन a से b जो भी आपकी रेंज है उसमें करना है आपको इंटीग्रेशन, और इसका भी करना है आपको mod स्क्वायर dx। ये जब आप कैलकुलेट करोगे फंक्शन के लिए, ये वैल्यू उसी के बराबर होगी, अगर आप कैलकुलेट कर लो ये वाली वैल्यू a0²/4 प्लस 1/2 an² प्लस bn² और n जो है आपका 1 से इन्फिनिटी तक, इसको बोलते हैं पार्सेवल रिलेशन। यानी कि मान लीजिए आपको फूरियर कोफिशिएंट्स सारे पता है, ये फूरियर कोफिशिएंट्स आपको पता है सारे, a0 an bn सारी वैल्यू पता है आपको, और आपको बोल दिया जाए ये वाला जो टर्म है ये आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इस रिलेशन से बिना इसको कैलकुलेट किए सिर्फ इनकी हेल्प से भी निकाल सकते हो। तो ये है आपका पार्सेवल रिलेशन। तो ये आपकी थी फूरियर सीरीज, जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते थे वो हमने कवर कर लिए। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन आराम से एग्जाम में हो जाएगा, और इसके जो भी अदर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह होंगे आरपीएससी के या गेट के, तो वो हम ग्रुप में डाल देंगे, 5-7-10 क्वेश्चन और होंगे, वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो लिंक हम उसका कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो ये टॉपिक आपका होता है कंप्लीट। थैंक यू।